बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ हाज़िर हूं, जो कि मुल्क के सियासी, मुआशरती, मुआशी और बैनुल-अक़वामी हालात के मुतल्लिक़ होता है। आज मैं इस चीज़ पर कुछ डिस्कशन करूंगा कि क्या पाकिस्तान के लिए जमहूरियत बेहतर है या फिर को टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट या आमराना गवर्नमेंट जो है वो बेहतर है। इकोनॉमिक्स में एक सिस्टम है जिसे बेनिफिट कास्ट रेशो कहते हैं, BCR, बेनिफिट कास्ट रेशो। यानी कि कोई भी जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस पर ख़र्चा कितना आएगा और इसका फ़ायदा क्या होगा। यकीनन जमहूरियत भी एक सिस्टम है और कोई भी सिस्टम जो चलता है उस पर यकीनन बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी आता है और फिर उसके ख़र्चे के हवाले से ये भी देखा जा सकता है कि क्या उससे मतलूबा नताइज हासिल हो रहे हैं या नहीं। तो अगर मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम नाकाम है, उसको बदल देना चाहिए और उसकी जगह पे कोई बेहतर सिस्टम लाना चाहिए। तो आज का हमारा जो सवाल है वो बड़ा सिंपल सा है, क्या पाकिस्तान के लिए जमहूरियत बेहतर है या कोई आमराना या फिर जो टेक्नोक्रेट्स का सिस्टम है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कास्ट और बेनिफिट के हवाले से बात करता हूँ। तो मैंने एक तज्ज़िया किया, यानी कि तज्ज़िया इस सूरत में कि पाकिस्तान में इस वक्त 6 मुंतखब अदारे हैं। अगर हम पाकिस्तान और उसके सूबों को देखें, बस उसमें हमारी सेनेट है, उसमें हमारी नेशनल असम्बली है और फिर 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, जिसमें पंजाब की सूबाई असम्बली, सिंध सूबाई असम्बली, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली है। जो 2022 और 23 के बजट्स हैं, उनमें से मैंने जब अदाद व शुमार इकट्ठे किए तो ये तकरीबन 218 अरब रुपए से ज़्यादा का ख़र्चा बनता है जो कि इन असम्बलियों पर आता है। अब इनका अगर बेनिफिट रेशो निकाली जाए, यानी कि कास्ट बेनिफिट रेशो निकाली जाए, तो असम्बलियों में होने वाली जो प्रोसीडिंग है, यानी कि एक एक बिल, यकीनन किसी भी पार्लियामेंट जो है उसका जो सबसे बड़ा काम होता है वो कानून साजी यानी कि लेजिस्लेशन होती है। तो अगर हम फ़ी बिल कास्ट कैलकुलेट करें तो वो बिलियंस में चली जाती है। मसलन देखें कि अभी मैंने आपको बताया है कि हमारी जो ये चारों बल्कि ये जो 6 के 6 अदारे हैं, इन पर तकरीबन 218 अरब रुपए से ज़्यादा ख़र्चा आता है। तो इस तरीके से अगर इन तमाम असम्बलीज़ के हम लाज को जमा कर लें, जितने लाज इनने पास किए हैं साल में, गुज़श्ता साल में, आने वाले साल का तो बाद में देखा जाएगा, तो मेरे ख़्याल में ये 218 लाज नहीं होंगे। तो इस तरीके से अगर हम एवरेज कास्ट निकालें तो हमें जो एक कानून है उसकी कास्ट कम से कम 2 अरब रुपए पड़ती है, जबकि यही कानून अगर किसी बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट अदारे से बनवा लिया जाए और उसको नाफिज कर दिया जाए तो इसकी कास्ट मैक्सिमम जो है वो 20-30 लाख रुपए होगी। तो फिर अब ये सवाल, अब उसके बाद हमारी असम्बलियाँ जो बिज़नेस करती हैं, वो हमारे पास बहुत सारे ऐसे अदारे मौजूद हैं जो कि असम्बलियों के परफॉर्मेंस को देखते हैं कि किस किस्म का इनपुट वहाँ पे दिया जाता है, किस किस्म की वहाँ पर तकरीरें की जाती हैं, किस किस्म की अवामी हकूक़ की बात की जाती है, या कितने ये मजबूत अदारे हैं, या वहाँ पर किस किस्म की क्वालिटी ऑफ मेंबरशिप है। इवन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमारी जो असम्बलियाँ हैं उनमें तकरीबन
95% मेंबर्स जो हैं, जब भी वो किसी लेजिस्लेशन के हक़ में वोट देते हैं तो उन्होंने वो लेजिस्लेशन पढ़ी तक नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी असम्बलियाँ वो रोल जो कि उन्होंने अदा करना है वो अदा नहीं कर पा रहे, बल्कि अक्सर उनमें अटेंडेंस का इशू रहता है। अब अगर आप गुज़श्ता 6 माह से देखें तो PTI जो है वो तकरीबन 150 से ज़ायद मेंबरों के साथ नेशनल असम्बली में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो मेंबर्स अपनी तनख्वाहें या बाकी पार्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अरबों रुपए का ख़सारा सिर्फ इस सूरत में हो रहा है कि मेंबर्स मौजूद हैं लेकिन वो पार्लियामेंट की जो कानून साजी की प्रोसीडिंग्स है, कार्रवाई है, उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 218 अरब रुपए जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि अगर फ़ी डिस्ट्रिक्ट 10-10 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए दे दिए जाए कि जिसमें हॉस्पिटल और स्कूल्स बनाए जाएं, तो मेरे ख़्याल में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2-2, 3-3 हॉस्पिटल और 10-10, 12-12 स्कूल जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस अमाउंट को 5 साल पर ज़रब दिया जाए तो ये अमाउंट जो है ये तकरीबन को 1200 अरब रुपए बनेगी। तो जब ये 1200 अरब रुपए जो हैं, अगर ये असम्बलियाँ ना हों तो ये 1200 अरब रुपए अगर हम अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पर तकसीम कर दें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी सड़कें, हम कितने हॉस्पिटल्स और हम कितने स्कूल या कितने फलाही इदारे जो हैं बना सकते हैं। तो क्या फिर हमने असम्बलियों का तजर्बा मुसलसल कर लिया, तो क्या हम ये तजर्बा नहीं कर सकते एज ए प्रोजेक्ट कि 5 साल असम्बलियाँ ना हों और ये जो बजट की रकम हम MNAs और असम्बलियों के अखराजात पर देते हैं, यही जो अमाउंट है ये डेवलपमेंट की तरफ मुंतकिल कर दी जाए, तो फिर देखा जाए कि 5 साल के बाद हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। और फिर हर रोज़ का ये जो सियासी जमातों का टकराव है, और ये तो मैंने वो रकम बताई है जो कि बजट में इन असम्बलियों के चलाने के लिए, इन मेंबर्स के पार्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए, इन मेंबरों की तनख्वाहों के लिए होती है। तो उसके अलावा जो इन पर करप्शन के चार्जेस हैं, यानी कि हमारे जितने भी डेवलपमेंट के बजट हैं, अगर उनको हम मजमूई तौर पे देखें तो जो फेडरल सतह पर डेवलपमेंट का बजट है वो 500 अरब से लेकर 1000 अरब तक होता है। अगर मजमूई तौर पर चारों सूबों का हम डेवलपमेंट का बजट लें तो वो तकरीबन 2000 अरब रुपए से ज़्यादा होता है सालाना। तो उन तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से ये जो हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, वो सेनेटर्स हैं या सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं, इन पर इल्ज़ामात होते हैं कि जो भी ये प्रोजेक्ट्स देते हैं उनमें से ये किकबैक्स लेते हैं, उनमें से ये कमीशंस लेते हैं। बल्कि पिछले दिनों जब ये फ्लडिंग हो रही थी तो उस वक्त बलूचिस्तान की तरफ से ये ख़बर आई, बल्कि एक कंट्रैक्टर्स की जो एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे ने ये स्टेटमेंट दी कि वहाँ पर तकरीबन जो 50% से ज़्यादा रकम है वो सिर्फ कमीशन की सूरत में चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे इदारे मौजूद ना हों तो ना सिर्फ इन पर आने वाले अखराजात बच सकते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी रकम जो कि कमीशंस की सूरत में, किकबैक की सूरत में या रिश्वत की सूरत में ले ली जाती है वो भी बचाई जा सकती है। तो लिहाजा एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या एक लीगल एक्सपर्ट होने की हैसियत से मैं ये एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि 5 साल के लिए इन असम्बलियों से निजात हासिल कर ली जाए, और उससे मेरे ख़्याल में ये जो हर रोज़ हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सुनने को मिलते हैं, इनसे भी निजात मिल जाएगी और कौम जो है उसको नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर भी सुकून और अमन मिलेगा। और इसी तरह ये जो
ये चार्जेस हैं जी कि हमारी जो असेंबलीज हैं इनमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले होते हैं, अगरचे उनको सज़ा नहीं होती लेकिन उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की FIRs दर्ज होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि मफादात का तजाद है कि एक ऐसे शख्स को आप कानून साजी के लिए बैठा दें जिसका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। तो लिहाजा मेरी ये तजवीज़ है कि इन असम्बलियों से कम 5 साल के लिए तजर्बाती तौर पर निजात हासिल कर ली जाए और एक टेक्नोक्रेट्स यानी कि एक्सपर्ट्स की गवर्नमेंट जिसका साइज़ यानी कि मिनिस्ट्रीज़ का साइज़ 10 से ज़्यादा ना हो वो बनाई जाए, और यही जो बजट जो इन असम्बलियों पर ख़र्च किया जाता है या फिर जो किकबैक्स की सूरत में, कमीशंस की सूरत में चला जाता है, इसको अच्छे तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ खर्च किया जाए तो देखा जाए कि क्या 5 साल के बाद हमारे मुल्क में कोई तब्दीली आती है या नहीं। जमहूरी गवर्नमेंट्स को तो हम बहुत अरसे से टेस्ट कर रहे हैं, तो हम एक मरतबा जो एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है उसको भी हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। ये मेरा एक नॉवल आइडिया है। यकीनन इस आइडिया को ख़ास तौर पे जो हमारे सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हाथों हाथ लेंगे और यकीनन वो मुझ पर भी तनकीद करेंगे और इस आइडिया पर भी तनकीद करेंगे। लेकिन देखिए, आइन की बात भी होगी, आइन की बालादस्ती की बात भी होगी, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी और सुप्रीमेसी की भी बात होगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट्स, हमारी सूबाई असम्बलियाँ क्या करती रही हैं और आज की तारीख में भी क्या कर रही हैं। तो इसलिए हमें एक मरतबा टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट है उसका भी तजर्बा कर लेना चाहिए कि उससे क्या नताइज हासिल होते हैं। बाकी देखिए, मैं कोई फ़ैसला साज नहीं हूँ। एक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो तो एक मशवरा दे सकता है। बाकी जो डिसीजन मेकर्स हैं वो देखें कि मेरा ये मशवरा किस हद तक काबिल अमल है। अगर मार्शल लॉ लगा कर एक डिक्टेटर जो है वो 5 या 10 साल बग़ैर असम्बलियों के या बग़ैर इस किस्म के अदारों के हुकूमत कर सकता है, तो फिर 5 साल के लिए एक टेक्नोक्रेट्स की मेरिट बेस्ड कंपेटिटिव प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुकूमत क्यों नहीं की जा सकती। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको मेरे नज़रिए से इख्तलाफ है तो बेहतर है कि आप वो इख्तलाफ एक बड़े सिविलाइज तरीके से करें, अगरचे हमारे मुल्क में इख्तलाफ करने का तरीका जो है वो गाली से शुरू होता है। थैंक यू वेरी मच।